हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर सोनू प्रताप आपका वापस स्वागत करता हूं इस चैनल पे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वीएसी पेयर थ्योरी के बारे में, और वीएसी पेयर थ्योरी को हमने डिटेल में समझा था कि कब ज्योमेट्री और कब आपके पास शेप को आप देखोगे और कैसे देखोगे, है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं उसी चीज को हम दोबारा से। देखो, दोबारा समझें तो हमारे पास ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में क्या इन्वॉल्व होता है बेटा? ज्योमेट्री में आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। बॉन्ड पेयर और दोनों का लोन पेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, विच मींस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो अब जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर फॉर अ स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके लिए क्या होगा? सेम, है ना। और हाइब्रिडेशन है तो उसके लिए क्या होगा? सेम। और अगर हाइब्रिडेशन के लिए सेम है, विच मींस कोई भी आप हाइब्रिडेशन लो उसमें आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो वेरी कर सकते हैं, बट उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम। ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, जब मैं शेप की बात करूं, शेप का इन्वॉल्वमेंट क्या है? शेप शेप टेल्स यू किसके क्या देखते हैं हम? बॉन्ड पेयर को। किसको देखते हैं हम? बॉन्ड पेयर को। विच मींस अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख रहा हूं तो ये एवरी टाइम डिफरेंट होगी, ठीक है ना। एवरी टाइम डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है तो भी इसकी शेप, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो भी शेप क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो भी शेप क्या होगी? डिफरेंट। तो शेप डिफरेंट हो सकती है क्योंकि इट इज जस्ट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। लेकिन ज्योमेट्री फॉर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है और हाइब्रिडेशन तो वही है। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो क्योंकि हाइब्रिडेशन को हम इंक्लूडिंग दोनों कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, जबकि आपका जो शेप है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने इसको डिटेल में देखा था कि किसकी ज्योमेट्री कैसे होती है। वो पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। तो आपको वो जितने भी पार्ट मैंने करवाया है वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, तभी वो आपको समझ आएगा, तभी आपको याद आएगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हम इसमें बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी जरूरी है और उसको समझिएगा। ठीक है, देखो बेटा, कुछ कंपाउंड्स है, ठीक है, कंपाउंड्स है जिनका गैसियस एंड सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। गैसियस एंड सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। और उसकी वजह से उनकी हाइब्रिडाइजेशन में भी वैरी आता है। क्या कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका गैसियस और सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, और उसकी वजह से उनकी हाइब्रिडेशन में क्या आता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या होता है समझना। देखो होगा क्या, देखो गैसियस स्टेट में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की, ठीक है, और उसी की सॉलिड स्टेट में बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसे हुआ। अच्छा, सॉलिड स्टेट में खास बात यह है कि सॉलिड स्टेट विल बी समथिंग लाइक आयनिक कंपाउंड्स, कि उसमें आयंस होने चाहिए तभी वो सॉलिड स्टेट बनेगा। तो ये जो गैसियस स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को इस तरह से तोड़ते हैं कि वो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर उसके बाद क्या हो जाए? बाइंडिंग हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल PCl5। PCl5, अब PCl5 नॉर्मली गैसियस स्टेट में इस तरह से रहता है, जब सॉलिड स्टेट में जाता है तो PCl5 एग्जिस्ट इन PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैंने Cl चेंज नहीं किया है, Cl जितना ओवरऑल Cl होना चाहिए था PCl5 वाला वही है, लेकिन हुआ ये कि एक आयन बन गया और एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया, और इसकी वजह से क्या बन गया? सॉलिड। तो गैसियस फॉर्म में ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आपको आयंस की जरूरत है, और जब आपको आयंस की जरूरत होती है तो होता क्या है, ये अपने आप को इस तरह से सेपरेट करता है कि ये एक कैटायन बन जाए और एक एनायन बन जाए। ओवरऑल फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, बट कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। N2O5, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करेगा देखो। कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा,
कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। N2O5 किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट I2। अब I2 यूजुअली तो इसी फॉर्म में रहता है, लेकिन गैसेस फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो किस फॉर्म में जाता है, वो जाता है सॉलिड फॉर्म में, तो वो टूट के I3 प्लस एंड I3 माइनस बना देता है। I3 प्लस एंड I3 माइनस बना देता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, I3 माइनस की आपको, I3 प्लस और I3 माइनस की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो जैसे मैं खत्म करता हूं, आप इन दोनों की तरह एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन प्लस द स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट Cl2O6। Cl2O6 कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस, इस तरह से रहेगा, है ना, इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और लास्ट Pi5, ठीक है, Pi5 ये भी कैसे रहेगा, ये रहेगा Pi4 प्लस एंड I माइनस, कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर रह सकता है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर और ये दोनों तो सिमिलर टाइप के, तो वापस से वही क्यों नहीं बना। ध्यान से समझना बेटा, फास्फोरस स्मॉलर इन साइज है और उसके चारों तरफ 6 आयोडीन के लिगेंड्स नहीं लग सकते, क्योंकि आयोडीन के लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा, ठीक है ना। आयोडीन के लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। आप कंसीडर करो कि जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की तरफ ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने आइटम्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर ये साइज बड़ा होता तो ज्यादा आइटम्स लग जाते हैं, अगर साइज छोटा होता तो कम आइटम्स लगते हैं। और इस पे भी डिपेंड करेगा कि साइड आइटम कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा कैसा साइड आइटम कैसा है। तो होगा ये, क्योंकि फास्फोरस का साइज छोटा है और साथ में आयोडीन का साइज बड़ा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फास्फोरस के चारों तरफ मैक्स टू मैक्स 5 आयोडीन के आइटम्स लग सकते हैं। अब अगर सिर्फ 5 ही लग सकते हैं तो 6 की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इस वजह से ये ब्रेक होके कैसे बनाता है, Pi4 प्लस एंड I माइनस, Pi4 प्लस एंड I माइनस, ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, I2 प्लस और I3 प्लस और I3 माइनस की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, साथ में मेरे को स्ट्रक्चर भी बताना है। चलिए बताइए जल्दी, करते रहिए फटाफट फटाफट, उसी में करना है आपको, अभी अभी करना है। देखो बेटा कैसा स्ट्रक्चर होगा, I3 प्लस का निकाल लेते हैं पहले। अब इसमें क्वेश्चन आता है सर I3 प्लस को कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसमें एक आयोडीन को हम क्या लेंगे, सेंट्रल एटम, किसी भी एक आयोडीन को क्या मान लो, सेंट्रल एटम। अगर आयोडीन सेंट्रल एटम है मेरा, आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा हमारे पास, आयोडीन पे होते हैं 7, है ना, 7 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 7 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें प्लस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास 6। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे, ध्यान से समझो। आपके पास क्या है, आयोडीन है साइड एटम, तो अगर आयोडीन साइड एटम है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स नीडेड होंगे, उसको इलेक्ट्रॉन्स नीडेड होंगे आपके पास हर आयोडीन को एक, तो 2 आयोडीन से एक्स्ट्रा आपके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, है ना। एक का तो आपने सेंट्रल एटम बना लिया, तो बाकी के बचे कितने, 2 आयोडीन बचे, उन उसमें से एक आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे आयोडीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2, इसको करोगे तो क्या होगा 6 माइनस 2 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2, लोन पेयर आ गया आपके पास। अच्छा एटम्स अटैच की बात करें, एटम्स अटैच की बात करें, एटम्स अटैच कितने हैं मेरे पास, एटम्स साइड अगर सेंट्रल एटम एक है तो एटम्स अटैच के साथ कितने जाएंगे, 2, ठीक है, तो 2 एटम्स अटैच है, ठीक है। अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो एटम्स अटैच कितने हैं, 2 प्लस 2 तो कितने हो गए 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा इसके साथ, sp3, हाइब्रिडेशन क्या आएगी sp3। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा आपका इसका, है ना। देखो आयोडीन 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 विद लोन पेयर, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर, बात समझ आती है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए ये बात समझ आई। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं I3 माइनस, I3 माइनस, देखो I3 माइनस,
I3 माइनस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? आयोडीन के पास यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7 में अगर माइनस एक और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 8। तो आपने सेंट्रल एटम इसमें क्या माना? आयोडीन। आयोडीन का अगर सेंट्रल एटम माना है तो सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बैलेंस हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम अभी भी उतने ही रहेंगे, 2, क्योंकि साइड एटम तो वही है आयोडीन। तो उसमें कितने? एक आयोडीन को 1 चाहिए तो 2 आयोडीन को 2 चाहिए। लोन पेयर, अब लोन पेयर डिफरेंट हो जाएंगे। 8 माइनस 2 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एटम्स अटैच्ड 2। अगर एटम्स अटैच्ड 2 है तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? स्टेरिक नंबर हो जाएगा आपका 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपकी? sp3d। ठीक है, sp3d। अब sp3d का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो देखो कैसे बनता है आयोडीन। ठीक है, देखो एक चीज यहां पर आ सकती है ना, एक चीज यहां पर आ सकती है, एक चीज यहां पर आ सकती है और एक चीज, दो चीज यहां पर इस तरह से आ सकता है ना। तो अच्छा, अब यहां पर दो पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन आना पसंद करता है? एस लविंग ग्रुप। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन आना पसंद करता है? एस लविंग ग्रुप। ये तो बताया था हमने। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन आएगा? एस लविंग ग्रुप। एस लविंग ग्रुप इज लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन आना पसंद करता है? एस लविंग ग्रुप। और एक्सियल पोजीशन पे कौन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दो विद द माइनस चार्ज। कैसा हो जाएगा? लीनियर शेप। कैसा हो जाएगा इसका? लोन पेयर छुपा दो, शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर, है ना। लीनियर शेप हो गया। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा कुछ लास्ट क्लास की बातें, है ना। वीएससी पेयर किया हमने। अब जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे हम बॉन्ड एंगल पढ़ना। क्या शुरू करेंगे? बॉन्ड एंगल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल करना शुरू करें, है ना। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल क्या है? ठीक है, आपके पास जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, है ना। और निकालने का उसका एक तरीका है। अब समझिए इस बात को कि अगर इफ यू डोंट फॉलो दो स्टेप्स तो बॉन्ड एंगल में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो अभी मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूं बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, आपको पर्टिकुलरली इनिशियली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। बाद में आप चेंजेस कर लेना, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप कर लेना, लेकिन इनिशियली आपको वो स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो पहला क्या देखना है आपको? पहला देखना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज चेक द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ, अगर हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेक ऑल्सो द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी चेक करो, स्ट्रक्चर भी चेक करो। ठीक है, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन, हो सकता है कि हाइब्रिडेशन अगर डिफरेंट है, हो सकता है स्ट्रक्चर सेम हो या शेप सेम हो। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडेशन के साथ स्ट्रक्चर के अलावा आप स्ट्रक्चर हटा के इसमें शेप चेक करने को बोल दो। क्या चेक करने को बोल दो? शेप, क्योंकि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। ठीक है, आपको दोनों चेक करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम इसी में आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है मेरे पास CO2, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास BF3, थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास CH। कंपेयर करना है इसमें किसका ज्यादा होगा, इसमें कंपेयर करना है किसका ज्यादा होगा। अब कंपेयर कैसे करेंगे? पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। तो ये सारे तो आपने एग्जाम्पल कर ही रखे, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। इसकी हाइब्रिडेशन होती है SP, इसकी हाइब्रिडेशन होती है SP2, इसकी हाइब्रिडेशन होती है SP3। ठीक है, अब अगर आपको सिर्फ यही पता है तो इसके बेसिस पे तो आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि SP की बॉन्ड एंगल 180, SP2 की बॉन्ड एंगल 120, SP3 की बॉन्ड एंगल 109। तो आपको ओवरऑल वैसे ही पता चल गया। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो उसका स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। देखो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर। ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये बोलोगे सर इसको इधर लिख दूं, तो बेटा यहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा ना। दिस इज द लीस्ट। बीएससीपीआर क्या कहती है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनको लीस्ट रिपल्शन मिले। तो ये दोनों अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि अपने आप को क्या मिले? लीस्ट। तो लीस्ट तो 180 पे मिल रहा है क्योंकि अपोजिट में पड़े हुए। ठीक है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट BF3, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। CH4, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, राइट। यस, स्ट्रक्चर है ना। अब ध्यान से आपको सब पता चल रहा है, दिस इज 180 डिग्री, ये आपको पता है दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 109 डिग्री, है ना। 109.2 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। इस तरह से आपको पता चल रहा है।
तो आपको पता है कि किसका एंगल सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एंगल होगा CO2 का, उसके बाद BF3 का, उसके बाद CH4 का। तो आपको स्ट्रक्चर देख के या आपको हाइब्रिडेशन देख के सीधा सीधा पता चल गया कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखो, CO2 ICN2 माइनस BF3, ये आपके पास है ना, ये आपके पास, ठीक है। और आपको इसका बताना है कि क्या होगा, आपको बताना है किसका ज्यादा होगा। देखो सिंपल चीज, पहली चीज हाइब्रिडेशन, जब मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालता हूं तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, इसका हाइब्रिडेशन निकालता हूं तो इसका आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, और आयोडीन अगर सेंट्रल एटम है तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d। अगर इसका निकालता तो इसका हाइब्रिडेशन तभी निकाला हमने sp2। देखो हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, है ना, हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, तो यहां से गेस करना, देखो sp sp2 sp3 में तो गेस करना आसान है क्योंकि डायरेक्टली हमें पता रहता है, लेकिन यहां से sp3 को d को गेस करना, sp3d2 को गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं कैसे। तो CO2 का शेप तो पता है, हमें सिर्फ कंफ्यूजन होगा इसके शेप में, हमें सिर्फ कंफ्यूजन होगा ICN6 में। अब देखो sp3d है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या है, ICN2 माइनस, है ना, ये ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्टली इसको बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको डिटेल में बनाता हूं, क्योंकि डायरेक्टली बनाने का क्या है कि मेरे को तो पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बट आप लोग इसको डिटेल में समझना और फिर इसको आगे चीजों में फॉलो करना। इट इज सिमिलर टू I3 माइनस, इट इज सिमिलर टू I3 माइनस। देखो आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम तो आयोडीन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। क्यों, क्योंकि आयोडीन पे खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में एक माइनस आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम्स को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे, तो सिंपल है, Cn है, Cn माइनस Cn है तो Cn को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। हर Cn को कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, हर Cn को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर में क्या होगा, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 2/2, कितना हो जाएगा बेटा, 3, ठीक है। अच्छा एटम से अटैच कितने हैं, एटम से अटैच या जो मॉलिक्यूल्स है या आयंस है जो भी हैं उनको अटैच कितने हैं, 2, है ना। तो कितनों का टोटल ओवरऑल कितना हो गया, स्टेरिक नंबर आ गया मेरे पास, स्टेरिक नंबर आ गया मेरे पास 5, जो कि मैंने हाइब्रिडेशन लिखी है, जो कि मैंने हाइब्रिडेशन लिखी है ना, ये मैंने हाइब्रिडेशन लिख रखी है। चलिए अब मैंने ये हाइब्रिडेशन लिख दी तो आपको दिख रहा है कि 3 लोन पेयर है। अगर 3 लोन पेयर हैं तो कैसा होगा बेटा, 3 लोन पेयर तो हमेशा लोन पेयर कहां आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो बाकी आते हैं वो कहां आते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, बाकी कहां आते हैं, एक्सियल पोजीशन पे। इस तरह से कुछ बनेगा। अब ध्यान से अगर देखो तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर, कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर। और अगर लीनियर स्ट्रक्चर तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा इसका, बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका, 180। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ये I3 माइनस कितना रहता है, ठीक है ना, किसकी तरह रहता है, I3 माइनस की तरह, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इसका भी 180 और CO2 का भी 180, इसका बॉन्ड एंगल भी कितना है, 180 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल भी कितना है, 180 डिग्री। अगर दोनों का बॉन्ड एंगल 180 या 180 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, तो इसको इक्विवेलेंट कर दो, ठीक है। और इसका कम क्या हो जाएगा, कम 120 से कम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बॉन्ड एंगल निकालोगे। पहला पहला स्टेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का, जहां पर पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे और उसके बेसिस पे बताओगे कि बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर आपकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, if hybridization is same, then on the basis of lone pair,
अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो किसके बेसिस पे करेंगे? लोन पेयर के बेसिस पे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो किसके बेसिस पे करेंगे? लोन पेयर के बेसिस पे। देखो CH4 NH3 H2, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है ना। इसका एग्जांपल तो आप लोगों को वैसे भी पता है, इसका आंसर आपको पता है, इसका 109 होता है, इसका 107, इसका 104, मैंने भी इसी पेयर में करवाया था, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन तीनों की क्या है? हाइब्रिडेशन इसकी भी क्या है? sp3, इसकी भी क्या है? sp3, इसकी भी क्या है? sp3। अगर तीनों की हाइब्रिडेशन सेम है तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डिफरेंस कहां पर आ रहा है? H H H, ठीक है, इसको बनाएंगे H, इसको बनाएंगे ये, ठीक है ना। अब इसमें बॉन्ड एंगल पूछा जाए, देखो इसमें तो सब जगह से इक्वल प्रोपोर्शन मिल रहा है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109, जो हमने कैलकुलेट किया। जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर ध्यान से समझना कि ये आउटर वाला रिपल्शन इनर वाले रिपल्शन से ज्यादा है ना। आउटर वाला रिपल्शन इनर वाले रिपल्शन से ज्यादा है। मतलब क्या है? देखो कि आपके पास, मैं एग्जैक्टली सेम नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मतलब इसको जिस तरह से होगा, ठीक है ना। अब ये समझना, ये समझने की कोशिश करना कि ये वाला रिपल्शन ये वाले रिपल्शन से या ये वाले रिपल्शन से ज्यादा है ना। ये वाला रिपल्शन, क्योंकि ये लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर है तो ये वाला रिपल्शन ये वाले रिपल्शन से या ये वाले रिपल्शन से ज्यादा है। तो जब ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि देखो दो टाइप ऑफ फोर्सेस है, एक तो बाहर की तरफ निकलने वाली ये वाली रिपल्शन, और एक अंदर की तरफ आने वाली ये वाली रिपल्शन। जब ये वाली रिपल्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये श्रिंक करेगा, है ना, श्रिंक करेगा। और जब ये श्रिंक करेगा तो बॉन्ड एंगल में क्या होगा? डिक्रीज। तब बॉन्ड एंगल में क्या होगा? डिक्रीज। देखो ये श्रिंक करा तो बॉन्ड एंगल में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, है ना। इसमें भी श्रिंक करा, बॉन्ड एंगल में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर ये इक्विवेलेंट होता तो ये कोई इक्विवेलेंट होता, ये इसी पोजीशन पे रहता तो ये एग्जैक्टली ये वाला बनता। लेकिन क्योंकि बाहर से रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है, इसका बॉन्ड एंगल कम। अब दूसरी चीज वही दोबारा समझो कि पहले तो क्या हो रहा था कि एक ही लोन पेयर था, अब ये समझो कि यहां पर दूसरा लोन पेयर भी आ गया। ये इसमें इंटरनल रिपल्शन होगा तो ये एक तो और पुश करेगा उसको, है ना। ये क्या करेगा? इसमें इंटरनल रिपल्शन होगा तो ये और पुश करेगा, और जब ये और पुश करेगा तो ये क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाला रिपल्शन बढ़ता गया। बाहर वाला रिपल्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पर आ गया लोन पेयर। पहले तो हमारे पास क्या था? बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, और इक्विवेलेंट है तो हमेशा 109 रहेगा। क्योंकि यहां पर लोन पेयर आ गया तो बाहर वाला रिपल्शन ज्यादा हो गया तो ये वाला कम हो गया। और तीसरा क्या आपके पास? लोन पेयर, तो ये रिपल्शन बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब ये वाला रिपल्शन बढ़ जाएगा तो यहां वाला रिपल्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। ये सबसे ज्यादा रिपल्शन, ये रिपल्शन, तो ये वाला क्या है? ये सबसे कम रिपल्शन। तो सबसे कम वाला रिपल्शन कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये सबसे कम रिपल्शन है और ये बाहर वाला रिपल्शन एक्सटर्नल है, तो क्या करेगा? श्रिंक करेगा, और श्रिंक करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। और बॉन्ड एंगल कम होगा, सबसे कम किसमें हो जाएगा? इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा बाहर से फोर्स सबसे ज्यादा किसमें लग रही है? इसमें। जब बाहर से फोर्स सबसे ज्यादा इसमें लगेगी तो इसका बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम। जब इसमें थोड़ी सी कम लग रही है तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा? CH4 फिर CH4 फिर NH3। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये हमने पढ़ा था। तो जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्प्रेड करेगा अपने आप को, और जब वो ज्यादा स्प्रेड करेगा तो दूसरे को भी रिपल्शन दिखाएगा, और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? श्रिंक। ठीक है, ये बात समझ आती है। चलिए, आपने देखा क्या? अगर हाइब्रिडेशन सेम हो जाए तो किस बेसिस पे? लोन पेयर। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज डिड्यूस करते हैं कि लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा, है ना। जितना ही ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू हो गया थर्ड। इफ लोन पेयर आर सेम, इफ लोन पेयर आर सेम, ठीक है। अब इस केस में दो चीज हो सकती है। लोन पेयर जब सेम हो तो किसके बेसिस पे कंपेयर करें? ठीक है, तो दो चीजें हैं और दोनों को उसी बेसिस पे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर लोन पेयर सेम हो जाते हैं, अगर लोन पेयर क्या हो जाते हैं? सेम,
ठीक है, तो समझना। तब हम कंपेयर करेंगे अगर लोन पेयर हो जाते हैं, अगर लोन पेयर हैं, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, लोन पेयर हैं लेकिन सेम नंबर में, लोन पेयर हैं लेकिन सेम नंबर में, ठीक है, लोन पेयर हैं लेकिन सेम नंबर में, देन यू विल कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये क्या है, देखो समझो, समझो इस चीज को, इस बॉन्ड, इस मैं एक बॉन्ड के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, देखो मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये है, ठीक है ना। अब अगर सेंट्रल एटम, यहां पर सेंट्रल एटम बैठा हुआ है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, विच मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहां पर रहेगी, कुछ यहां पर रहेगी, है ना, है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, विच मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी, यहां पर और यहां पर। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है वहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, कम, और अगर डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा, क्योंकि पास आ गए तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी, यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी, यहां पर, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि यहां पर है और यहां पर है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या, रिपल्शन कम, और रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल कम, व्हिच मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। एग्जांपल देख लो, हाँ जी बेटा, अब इन सब में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें, इन दोनों में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहां पर पड़ी रहेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहां पर पड़ी रहेगी, व्हिच मींस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, डिस्टेंस ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। अच्छा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ऑलमोस्ट, तो सेंटर में मान लेते हैं, ऑलमोस्ट सेंटर में मान लेते हैं, ऑलमोस्ट सेंटर में मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है तो मैं सेंटर पे मान रहा हूं, अगर मैं सेंटर में मानूं तो डिस्टेंस क्या हो गया, कंपैरेटिव टू दिस कम हो गया, कंपैरेटिव टू दिस अगर कम हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, अगर कंपैरेटिव दिस ये कम हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन ज्यादा, और रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अच्छा, इसमें तो नाइट्रोजन की ज्यादा है तो नाइट्रोजन के पास रहेगा, और अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, ये वाला डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन ज्यादा, तो इसका रिपल्शन ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इस तरह से, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कुछ इस तरह से। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो। तो तीसरा पॉइंट क्या था, इफ लोन पेयर आर सेम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, अगर लोन पेयर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ आ गया, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कुछ ऐसा पॉइंट है जो अगर सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा तो आप इस पॉइंट को लगाते हो, एंड ये आपको बिल्कुल सेपरेटली दिख जाता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज क्या है, एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल है कुछ इस तरह से, ये एग्जांपल, ठीक है, आपके पास लोन पेयर सेम है, लोन पेयर सेम है ना, साइड एटम्स आपको डिफरेंट कर दी। अब देखो इन दोनों में तो आप कंपेयर फिर भी कर लोगे, इन दोनों में तो कंपेयर फिर भी कर लोगे, लेकिन इसमें कंपेयर करना मुश्किल है, इन दोनों में तो फिर भी कंपैरिजन हो जाएगा लेकिन इसमें कंपेयर करना मुश्किल है। अब देखो इसमें साइज बहुत ही छोटा, इसका साइज बड़ा और इसका साइज और बड़ा, क्यों बड़ा है, क्योंकि कार्बन के साथ उसने क्या लगा दिया, तीन हाइड्रोजन लगा दी, तो साइज कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ब्रांचिंग आ जाती है तो ब्रांचिंग साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसका साइज सबसे छोटा है, फिर इसका साइज है, फिर इसका साइज है। अब अगर जितना ज्यादा साइज है उतना ही स्पेस चाहिए होगा रहने को, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा,
और जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो होगा क्या, क्योंकि साइज इसका ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका साइज कम है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना बेटा, इससे साइज से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। साइज से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए चलो देखो एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, समझना इस बात को। मेरे पास एग्जांपल है BF3, BCl3, BBr3, BI3, एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया कि बॉन्ड एंगल बता दीजिए, इसका बॉन्ड एंगल बता दो क्या है, ठीक है। बताओ, सबसे पहले तो क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 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 है, ठीक है। अच्छा, जब sp2 है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं, sp2 है और आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, समझना इस बात को, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, B F, ठीक है, CL, BR, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। जब आपके पास sp2 है और आपके पास कोई भी, समझो इस बात को, आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और साइड एटम सेम है। साइड एटम्स क्या है, सेम, ठीक है। तो पहली कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, लोन पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन, फॉर अ पर्टिकुलर फॉर अ मॉलिक्यूल side atom should be same, side atom should be same, ठीक है। फॉर अ मॉलिक्यूल साइड एटम शुड बी सेम, ठीक है। तो होगा क्या, इन सब का बॉन्ड एंगल सेम होगा, इन सब का बॉन्ड एंगल सेम होगा, समझो इस बात। देखो आपके पास बोरॉन है और बोरॉन के चारों तरफ क्या लग गया, आपके पास इस तरह से एटम्स लग गए, इस तरह से एटम्स लग गए, है ना। ये एक नीचे, एक ये नीचे। अब इनको इस तरह से प्लेस करना है कि इनको मिनिमम रिपल्शन मिले, ठीक है। इनको इस तरह से प्लेस करना है कि इनको मिनिमम रिपल्शन मिले, ठीक है। तो वो बोलेगा, फ्लोरीन वाला तो आपको समझ आता है कि 120 120 120, आपको कंफ्यूजन कहां होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, कि सर उनका साइज तो बड़ा है। बेटा अगर साइज बड़ा है तो क्या करेगा, रिपल्शन ज्यादा करेगा, है ना। तो क्या वो इधर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर वो इधर आया तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वो हमेशा वापस चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां से इधर आया तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो हो क्या रहा है यहां पर, क्योंकि चारों तरफ से रिपल्शन सेम मिल रहा है, तो जो चारों तरफ से रिपल्शन सेम मिलता है तब बॉन्ड एंगल फॉर हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है। अगर चारों तरफ से रिपल्शन क्या मिलता है, सेम, देखो इधर से भी रिपल्शन सेम, इधर से भी रिपल्शन सेम, इधर से भी रिपल्शन सेम, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि अगर रिपल्शन सेम है तो वो अपना मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रहना चाहेगा, और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल फॉर पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन कितना होता है, इसके लिए sp2 के लिए कितना है 120, sp3 के लिए कितना है 109, ठीक है। तो हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन के लिए एक मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। अब अगर रिपल्शन चारों तरफ से सेम मिल रहा है तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रहना चाहेगा, लेकिन अगर रिपल्शन चारों तरफ से डिफरेंट मिल रहा है तो वो क्या करता है, श्रिंक करता है, बढ़ता है, घटता है, उस हिसाब से होता है। जैसे कि इसमें है, देखो आपने यहां पर रिपल्शन सेम, यहां पर रिपल्शन सेम, यहां पर रिपल्शन सेम, तो रिपल्शन सेम होगा तो कितने एंगल पे रहेगा, 120 डिग्री। क्या ये कोई और एंगल पे रह सकता है, खुद सोचो, अगर ये कोई और एंगल पे रह सकता होता, अगर कोई और एंगल पे रह सकता हो तो कितना एंगल पे रहता, 180 पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर f यहां चला गया, f यहां चला गया तो ये f कहां जाएगा, रिपल्शन तो बढ़ जाएगा, कोई ना कोई रिपल्शन तो दिखाएगा। अगर मैंने इसका ये एंगल मान लेते हैं, इसको मैंने कहा कि चलो सर मैक्सिमम एंगल में इसका क्या कर देता हूं 180 ले आता हूं, फ्लोरीन यहां ले आता हूं, फ्लोरीन यहां ले आता हूं। अब तो बेटा ये वाला रिपल्शन बढ़ गया ना, तो ये भी तो दिखाएगा ना कुछ रिपल्शन। जब ये कुछ ना कुछ रिपल्शन दिखाएगा तो वापस क्या श्रिंक करके ये कहां आ जाएगा, फ्लोरीन पे, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें भी रिपल्शन क्या मिल रहा है, सेम, इसमें भी रिपल्शन क्या मिल रहा है, सेम, इसमें भी रिपल्शन क्या मिल रहा है, सेम।
जब चारों तरफ से रिपल्शन सेम मिल रहा है तो चारों तरफ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटा इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां बनाएगा? आप बोलो सर एक 140 बना दे, चलिए एक 140 बना दो। 140 के लिए चलो मान लेते हैं ये वाला 120, ये 120 था, ये 140 बना दे, यहां रख दे, ठीक है। तो 140 बना दिया। अब ये वाला रिपल्शन भी तो दिखाएगा, ये बोलेगा वापस जा, अपनी पोजीशन पे वापस जाओ, क्योंकि यहां पर रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया, तो वापस आ जाएगा, ये बोलेगा ठीक है वापस चलते, ठीक है ना। तो ये बात समझ आती है कि आपके पास अगर लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन और साइड एटम सेम है तो चारों तरफ से रिपल्शन क्या रहेगा सेम। और अगर चारों तरफ से रिपल्शन सेम रहेगा तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना रहेगा इसके लिए, इस हाइब्रिडेशन के लिए कितना है sp2। तो sp2 पोजीशन पे रहेगा। तो कौन सी पोजीशन पे रहेगा sp2 पोजीशन पे रहेगा। इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल को आपको तीन हाफ्स में बांटना है। तो कितने हाफ्स में बांटोगे? सर्कल ही है, एक काइंड ऑफ सर्कल ही। तो अगर आप उसको तीन हाफ्स में बांटोगे तो कितने कितने पार्ट्स में काटोगे? 120 120 120। अगर आपने उसकी जगह एक बड़ा सर्कल ले लिया उसको कितने पार्ट्स में बांटोगे? 120 120 120। क्योंकि अगर तीन पार्ट्स में इसको बांटना है तो 120 तो रहेगा बॉन्ड एंगल, बस साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसमें भी वही है कि साइज बड़ा हो गया है, लेकिन क्योंकि रिपल्शन सारी तरफ से सेम मिल रहा है तो रिपल्शन से होता क्या है, रिपल्शन जब तक डिफरेंट नहीं होगा बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं होगा। जब तक रिपल्शन डिफरेंट नहीं होगा बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं होगा। तो रिपल्शन डिफरेंट कब होगा? जैसे ही लोन पेयर आएगा, अब लोन पेयर इसके साथ रिपल्शन अलग दिखाएगा, क्लोरीन के साथ रिपल्शन अलग दिखाएगा, ब्रोमीन के साथ रिपल्शन अलग दिखाएगा, आयोडीन के साथ रिपल्शन अलग दिखाएगा। और जब ये रिपल्शन होगा तब चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी इस केस में इन सब में इस पर्टिकुलर एटम में चारों तरफ से रिपल्शन सेम, इसमें चारों तरफ से रिपल्शन सेम, इसमें चारों तरफ से रिपल्शन सेम, इसमें चारों तरफ से रिपल्शन सेम। अगर चारों तरफ से रिपल्शन सेम है बेटा तो रिपल्शन सेम होने की वजह से क्या होता है, रिपल्शन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रहना चाहेगा। और अगर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल रहना चाहेगा तो इसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, व्हिच मींस सब क्या रहेंगे सेम रहेंगे। सब क्या रहेंगे सेम। सब क्या रहेंगे सेम। बस समझ आती है? बस समझ आती है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट निकालो। नेक्स्ट आपके पास दो दे रहा हूं, दो दे रहा हूं, दोनों निकालो, है ना। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या आपके पास? इसका निकालना। इन सब का आपको बॉन्ड एंगल निकालना, इन सब का आपको बॉन्ड एंगल निकालना, बताना है बॉन्ड एंगल कितना होगा, कैसे वेरी करेगा, है ना सबका क्वेश्चन। देखो तो लोअर क्वेश्चन कैसे क्या होगा, तुमने सबके हाइब्रिडेशन निकाली होगी और क्या किया होगा, हाइब्रिडेशन निकालने के बाद बोला होगा कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे आंसर निकालेंगे और आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। वो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, आंसर यही आएगा कि इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम, है ना। लेकिन हाइब्रिडेशन निकालो, अगर हाइब्रिडेशन निकालो इसकी आएगी sp3 विद लोन पेयर। अगर तुम देखो तो तुम इसको ही बोलोगे कि तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर होगा, sp3 सबका सिमिलर आएगा। तो जिसका हाइब्रिडेशन निकाली तो आप क्या देखोगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, और अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तुमने इस तरह से बता दिया सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज गड़बड़ हो जाएगी कि ये जो है these are all unhybridized। ये क्या है, unhybridized। अब लगा तुम्हें जोर का झटका, है ना, लगा कि नहीं लगा कि ये अनहाइब्रिडाइज कैसे हो गए, ये अनहाइब्रिडाइज क्या हुआ, क्यों हुआ ये अनहाइब्रिडाइज, क्या कहते हैं इनको, तो इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आंसर तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही आंसर है। NH3 का सबसे ज्यादा, BiS3 का सबसे कम, H2O सबसे ज्यादा, H2PO का सबसे कम, ठीक है। आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट, कोई गलती नहीं इसका आंसर में। क्यों, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड एंगल कम होगा, वो सब कुछ सही है। दिक्कत ये है कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आंसर नहीं गलत होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, बस वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है इट इज नियर अबाउट 90 डिग्रीज, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है इट इज नियर अबाउट
90 डिग्रीज, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज क्या है, नियर अबाउट 90 डिग्रीज है। तो देखो क्या होता है, समझना इसको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, देखो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ड्रैगोस कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम इनको, ड्रैगोस कंपाउंड है। क्या बोलते हैं हम, ड्रैगोस कंपाउंड। देखो ड्रैगोस कंपाउंड या ड्रैगोस एलिमेंट भी बोल सकते हो। ड्रैगोस एलिमेंट से बने हुए ड्रैगोस कंपाउंड। अब ड्रैगोस कंपाउंड क्या होते हैं पहले वो समझ लो। ड्रैगोस कंपाउंड आर फाउंड बाय ठीक है, ड्रैगोस कंपाउंड आर फाउंड बाय ओनली दीज 8 एलिमेंट्स, ठीक है। ड्रैगोस कंपाउंड आर फाउंड बाय ओनली दीज 8 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड व्हेन आर ड्रैगोस कंपाउंड फॉर्म, व्हेन you have 3 bond pair plus 1 lone pair or 2 bond pair plus 2 lone pair, ठीक है। कब कब बनते हैं, जब ये एलिमेंट्स हो या फिर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर या 2 लोन पेयर हो, ठीक है। जैसे हमने देखा H2S लेंगे तो H2S में क्या होगा, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, और NPH3 लेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। और जब साइड एटम, पहला कंडीशन ये, ठीक है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन 2.5। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन कितने होनी चाहिए, 2.5, ठीक है। तो आपका ड्रैगो कंपाउंड्स है। ड्रैगो कंपाउंड कौन कौन से, ये एलिमेंट्स ड्रैगो कंपाउंड बनाएंगे और इस तरह से। अब ड्रैगो कंपाउंड होते क्या समझना। हमने जब इनके कंपाउंड pH3 का बॉन्ड एंगल निकालने की कोशिश करी तो pH3 का बॉन्ड एंगल आया अराउंड 93 टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 93 डिग्रीज आया है तो 90 डिग्रीज का मतलब समझ रहे हो कि आपका जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आपके p ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्रीज पे होते हैं। कितने डिग्रीज पे होते हैं, 90 डिग्रीज पे। अब 90 डिग्रीज तो तभी आ सकता है ना जब कोई एटम डायरेक्टली ओवरलैप कर जाए। बीबीटी में हमने पढ़ा था कि बीबीटी में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो 3 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से ये इस तरह से अरेंज है, पी ब्लॉक x y z। अब एटम अगर डायरेक्टली इससे आके जुड़ जाए, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली नियर टू 90 डिग्री आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली नियर टू 90 डिग्री आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आगे पीछे हो सकते हैं बट 90 डिग्री तभी बन सकता है जब वो डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करे, ठीक है। तो जब हमने इनका बॉन्ड एंगल देखा तो हमने ये देखा कि इनका बॉन्ड एंगल अराउंड 193 डिग्रीज 92 डिग्रीज इस तरह से आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल था जब एटॉमिक ऑर्बिटल से आपका एटम कंबाइन कर रहा था, जब एटॉमिक ऑर्बिटल से आपका एटम कंबाइन कर रहा था, साइड एटम आ रहा था और एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा था। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से था, क्योंकि s में तो लोन पेयर पड़ा है, p के s में तो लोन पेयर पड़ा है, ठीक है, इसमें लोन पेयर पड़ा है तो लोन पेयर के साथ तो नहीं कर सकता, तो फिर किसके साथ करेगा, जो p ऑर्बिटल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इट इज विल बी 3s2 3p3। अब इसमें 4 करते जाओ, 5 करते जाओ, 6 करते जाओ तो नीचे नीचे लिखते जाओ। अब ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, बस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो p के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो साइड एटम क्या किया, साइड एटम डायरेक्टली इसके साथ कंबाइन कर गया, साइड एटम डायरेक्टली इसके साथ क्या कर गया, कंबाइन। तो ड्रैगो कंपाउंड कौन से हैं, ये सब ड्रैगो कंपाउंड बनाते हैं वो जब या तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो या फिर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो। So this is the condition। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो देन 2.5 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए साइड एटम, तभी क्या बनाएंगे, ड्रैगो कंपाउंड। ड्रैगो कंपाउंड क्या है, ड्रैगो कंपाउंड में क्या होता है कि जो आपके साइड एटम है वो डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करते हैं। किससे कंबाइन करते हैं, डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल से, उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये हमें कैसे पता चला, हमें ये इसलिए पता चला क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल आया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री आया है तो क्या होगा, 90 डिग्री के आसपास अगर बॉन्ड एंगल है विच मींस वो डायरेक्टली p ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि p ऑर्बिटल हमेशा कितने एंगल पर रहते हैं, 90। ये x वाला होगा मेरी तरफ, ये x वाला होगा, ये y वाला होगा और ये z वाला होगा ऊपर की तरफ। तो डायरेक्टली अगर कंबाइन करेगा तभी 90 आ सकता है, नहीं तो 90 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइज हो गया तो ये स्प्रेड करेगा और अपने आप को 109 या कुछ पर्टिकुलर एंगल पे लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है तभी 90 डिग्री के आसपास वैल्यू आती है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ड्रैगोस कंपाउंड कौन से होंगे, ड्रैगोस कंपाउंड्स आर फाउंड बाय दीस एलिमेंट्स।
ठीक है, और इनका 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। साइड एटम्स कितना होगा, साइड एटम्स, या आप ये बोलो साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन 2.5, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, अब ध्यान समझना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना क्योंकि जरूरी है, कई बार पेपर में पूछ ले जाता है, ठीक है। देखो, तो आपके पास क्या था, PH3 था, आपके पास क्या था, SbH3 था, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना, ठीक है। इन सब का अगर मेरे को बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो P H H H विद लोन पेयर, है ना, H H H लगा होगा विद लोन पेयर लगा होगा। अगर मैं इसका देखूं तो इसमें क्या होगा, AS विद लोन पेयर H H H, इस तरह से होगा। अच्छा, अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, साइड एटम, तो सेंट्रल एटम्स में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तरफ पड़ी होगी, इसकी तरफ, इसमें यहां पर कहीं पर हाइड्रोजन की तरफ होगी, देखो, है ना, इस तरफ होगी। अगर ये इसकी तरफ रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पर रिपल्शन क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा, और रिपल्शन ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, इसका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या रहता है, ज्यादा। सिमिलरली अगर आप देखो, ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये है, इसमें कंपेयर करना है। इसमें अगेन वही कंपैरिजन देखो, सल्फर विद अ लोन पेयर, हाइड्रोजन, Fe विद अ लोन पेयर, हाइड्रोजन, लोन पेयर सेम है, साइड एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। अगर सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी सल्फर की तरफ रहेगी, इसमें तो हाइड्रोजन की तरफ ही रहेगी, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ी सी सल्फर की तरफ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा, और अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो अगेन बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली 94, इसका अप्रोक्सीमेटली 93, ये 92, ये 91 वैल्यूज है ना। इसका होता है अराउंड 93 डिग्रीज, इसका होता है 92 डिग्रीज, इसका होता है 91 डिग्रीज, इसका होता है 90 डिग्रीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका और इसका कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको कंपेयर करने की कोशिश करना है, वैल्यूज से नहीं, ठीक है, वैल्यूज रटनी नहीं है, वैल्यूज मैंने तुम्हें बता दी बट वैल्यूज रटनी नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, ठीक है, PH3, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास H2O, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास H2S। इसके बीच का आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके बताओ, वीडियो पॉज करो, कंपेयर करो कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा विदाउट टेकिंग द वैल्यूज। सिर्फ सोचना है, वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ सोचना है, ठीक है ना। देखो क्या होगा बॉन्ड एंगल, ध्यान से देखो इधर। अब जब NH3 और H2 की बात करते हैं तो ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, और जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल तो हम ज्यादा लिखेंगे, है ना। तो NH3 को इधर रख लो, ठीक है, H2 को भी लिख लो, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, जब इन दोनों कंपेयर करते हैं तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई, लेकिन लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर, तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल, तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल किससे ज्यादा होगा, NH3। चलिए अब इन दोनों में कंपेयर करें, तो आपके पास क्या है, PH3 और H2S, और ये हमें पता है ये इन दोनों से कम ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। हाइब्रिडाइज्ड में जबकि क्या होता है कि वो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करो तो इसमें भी वही रीजन रहेगा, इसमें एक के पास कितने लोन पेयर है, 2, एक इसके पास कितने लोन पेयर है, 2,
अनहाइब्रिडाइज है उससे क्या हुआ, लोन पेयर तो उतने ही हैं, बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। तो अगर अनहाइब्रिडाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास यहां भी बॉन्ड लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, इसके पास ज्यादा लोन पेयर, इसके पास कम लोन पेयर। अगर इसके पास ज्यादा कम लोन पेयर है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसके पास ज्यादा लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में कंपेयर कर दो, किसका ज्यादा होगा, इसका। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आप बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करते हो। इसमें ड्रैगो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। PH3H2S याद रखना, कई बार पूछ लिया जाएगा ये। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा बस आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। इसमें थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे कई चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कि और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।